नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 7वीं वीडियो होने जा रही है। अगर आप सीटेट में पूछे जाने वाले संस्कृत के साथ साथ अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट दिसंबर 2021 में ऑनलाइन मोड में 23 शिफ्टों में जो परीक्षा का आयोजन किया गया था, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन सभी शिफ्टों का डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, भाषा शिक्षण संदर्भे किम सत्यम नास्ति, यानी कि भाषा के शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि भाषा योग्यता एकस्याः भाषायाः द्वितीयस्यां भाषायां अंतर्युतम शक्यन्ते। अंतर्युतम का मतलब ट्रांसफरेबल, यानी कि एक भाषा की जो योग्यता है वह दूसरी भाषा की योग्यता में ट्रांसफरेबल है, ये कहा जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए, अगर आपने मदर टंग हिंदी सीख लिया है तो हिंदी में आप कर्ता पढ़ते हैं, संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, क्रिया पढ़ते हैं, विशेषण पढ़ते हैं। अंग्रेजी में भी यही सब पढ़ते हैं, संस्कृत में भी यही सब पढ़ते हैं। यानी कि एक भाषा में सीखी गई जो स्किल है, जो योग्यता है, वह दूसरी भाषा में भी ट्रांसफरेबल है, ये विकल्प कह रहा है। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा विकल्प देखिए, प्रत्येक छात्राः बहुभाषाणां शिक्षणस्य योग्यतां धारयति यदि तस्मै उचित अवसरः समस्य दीयताम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक छात्र बहुत भाषाओं को सीखने की योग्यता रखते हैं अगर उनको उचित अवसर और उचित समय दिया जाए तो ये तो बात बिल्कुल सही है। बच्चा मातृभाषा को एक्वायर करता है, एक्वसीजन करता है, यानी अर्जित करता है, और अन्य भाषाओं को सीख सकता है औपचारिक तरीके से विद्यालय में ग्रामर के रूल को पढ़ करके, या फिर अगर नेचुरल इन्वायरमेंट दे दिया जाए तो कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह भी कहा गया कि सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज को भी उसी प्रकार से एक्वायर किया जा सकता है जिस प्रकार से बच्चे ने मदर टंग को एक्वायर किया था। तो ये विकल्प तो बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। चौथा विकल्प देखिए, मातृभाषा द्वितीयस्याः वैदेशिक्या भाषाया शिक्षणे सहायताम करोति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो मातृभाषा है वो दूसरी भाषा या फिर विदेशी भाषा को सीखने में सहायता प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश हमारे देश की भाषा नहीं है, इंग्लिश विदेशी भाषा है, लेकिन जो मदर टंग हमने सीख लिया है, मातृभाषा जो हमने हिंदी सीखा है, हिंदी का प्रयोग हम कर करके इंग्लिश को सीखते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए इंग्लिश में जो कठिन शब्द आते हैं या फिर कठिन वाक्य आते हैं उसका ट्रांसलेशन बच्चों को हिंदी में बताया जाता है। हिंदी क्या है? बच्चों की मातृभाषा है, यानी मातृभाषा जो है उसको सहयोग कर रही है विदेशी भाषा सीखने में। यही तो विकल्प कह रहा है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्या कहा जा रहा है, मातृभाषा यानी मदर टंग जो है द्वितीयस्याः वैदेशिक्याः भाषायाः शिक्षणे बाधा करोति, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो मातृभाषा है वो सेकंड लैंग्वेज या फिर विदेशी भाषा को सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि आपने मदर टंग हिंदी सीख लिया है तो आपको सहयोग कर रही है अंग्रेजी या फिर अदर लैंग्वेजेस सीखने के संदर्भ में, ना कि आपको बाधा उत्पन्न कर रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो कठिन शब्दावलियाँ हैं उसका ट्रांसलेशन आप अपनी मातृभाषा में ही तो समझेंगे। तो ये कहना कि बाधा उत्पन्न करती है निगेटिव सेंस में, और चूंकि निगेटिव ही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सा प्रक्रिया, यानी कि वह प्रक्रिया यस्याः माध्यमेन छात्रः पठनम शिक्षति कथ्यते, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ना सीखते हैं उसे क्या कहेंगे? तो ध्यान से समझिएगा। चौथे विकल्प से मैं शुरुआत कर रहा हूं। कहा जा रहा है कि भाषा आधारिता, भाषा पर आधारित बोला जा रहा है। तो देखिए, भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। हमसे केवल पढ़ने के संदर्भ में पूछा गया है, तो ये पूरा ओवरऑल भाषा नहीं है। ठीक है, ये भाषा का एक स्किल मात्र है, पढ़ना। ठीक है, इस वजह से भाषा आधारित तो हमारा होगा नहीं, उत्तर गलत हो गया। तीसरा देखिए, कहा जा रहा है कि शब्द रूप केंद्रिता, यानी कि शब्द के रूप पर ही ये फोकस्ड है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि पढ़ने का मतलब होता है कि पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना। अब पर्टिकुलर किसी शब्द को हम लोग नहीं अर्थ ले रहे हैं, पर्टिकुलर उस शब्द का उस पर्टिकुलर अनुच्छेद में या फिर उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में या फिर उस पर्टिकुलर वाक्य में क्या अर्थ है, ये इंपॉर्टेंट होता है। वहां पर अगर मान लीजिए कि एक शब्द के 2 से 3 मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उस जगह पे उस शब्द का क्या मीनिंग है वो इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि शब्द से ज्यादा वहां पर अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से शब्द रूप केंद्रिता भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि यह संकुचित जवाब था। पहला देखिए, कहा जा रहा है कि संरचना युक्ता
रेखीय च, यानी कि ये कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चरल होता है और रेखीय होता है। यानी पढ़ना जो होता है वो रेखीय नहीं होता है। रेखीय कहने का मतलब कि जैसे देखिए, ये मान लीजिए अगर मैं ग्राफ खींच रहा हूँ, ये बच्चे का प्रयास है और ये पठन है, तो क्या ऐसा होता है कि प्रयास करने पर लगातार बच्चा सीखता जाए? बिल्कुल एक रेखीय इस प्रकार से नहीं होता है। बच्चा कई बार प्रयास कर भी रहा होता है फिर भी वो पढ़ना नहीं सीख पाता है। यानी कि ये कुछ इस प्रकार से होगा, जिग जैग मोशन में होगा, ना कि रेखीय होगा। रेखीय की वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया और हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2, विकासात्मिका, यानी कि जिसे अंग्रेजी में हम लोग डेवलपमेंटल बोलते हैं। यानी कि कल जो हमने सीखा है, पढ़ना सीखा है, अब उसके आगे हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे, यानी विकास का एक क्रम बनता जा रहा है पढ़ने के संदर्भ में। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए किसी शब्द का अर्थ आपने पहले सीख लिया है, अब आने वाले समय में अगर ये शब्द आपको प्रयोग में दिखेगा तो उसका अर्थ आप निकाल सकते हैं, या फिर उसका अर्थ आप जानते हैं और उस अर्थ के संदर्भ में उस पूरे अनुच्छेद का भी अर्थ आप निकाल सकते हैं। यानी कि ये क्या है, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंटल सीरीज में चलता है। ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव है और यही हमारा विकल्प नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदा छात्रः द्वितीयां तृतीयां वा भाषा शिक्षति एतत् कथ्यते, यानी कि अगर कोई छात्र दूसरी भाषा या फिर तीसरी भाषा को सीखता है तो उसे क्या कहेंगे? तो देखिए, दूसरी और तीसरी भाषा क्या हो जाएगा, ये फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है, क्योंकि पहली भाषा ये कंफर्म है कि बच्चे की मदर टंग होगी, उसकी मातृभाषा होगी। तो बच्चा मातृभाषा को ही केवल एक्वायर कर पाता है, यानी एक्विजिशन कर पाता है, अर्जित कर पाता है। ठीक है, तो मातृभाषा जो है वो भाषा के अधिग्रहण से संबंधित है, और बाकी के जितने भी भाषाएं हैं, चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितनी भी भाषाएं आप ले लीजिए, वो सभी लैंग्वेज लर्निंग होगा, यानी भाषा का अधिगम होगा। देखिए, अधिग्रहण और अधिगम में थोड़ा सा डिफरेंस है। लैंग्वेज अर्जित करना यानी मातृभाषा को किस प्रकार से बच्चे नेचुरल इन्वायरमेंट में अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपने आसपास के लोगों के द्वारा बोली जा रही भाषा को हूबहू अनुकरण करते करते सीख जाते हैं बिना व्याकरण के नियमों के अंतर्गत। तो मातृभाषा जो होता है वो अधिग्रहण किया जाता है, एक्विजिशन होता है, और बाकी के बाद मातृभाषा के बाद जितनी भी भाषाएं बच्चे सीखते हैं वो औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत सीखते हैं, इसलिए इसे हम लोग भाषा का अधिगम कहते हैं। तो दिए गए विकल्प में हमसे पूछा गया था द्वितीय और तृतीय भाषा, तो ये क्या होगा, ये भाषा का अधिगम होगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, भाषा अधिगम यानी कि लर्निंग, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। और अगर यहीं में प्रश्न में हमसे प्रथम लैंग्वेज की बात किया गया था, प्रथम भाषा की बात किया गया था, तब हमारा विकल्प नंबर 1 सही जवाब हो जाता, लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अधिग्रहणम। यहाँ पर सेकंड और थर्ड लैंग्वेज की बात की गई थी, ये लर्निंग है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा कक्षायाम यानी कि भाषा की कक्षा में कथनाम यानी कि कहानी कथन जो होता है उसका उपयोग किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, इन दिए गए विकल्प में से कौन सा एप्रोप्रिएट है। ठीक है, कहानी कथन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, प्राइमरी स्तर के बच्चों की बात हो रही है। प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं वो खेल के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से ही सीखते हैं, क्योंकि कहानी जो होता है वो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होता है, बच्चे इमेजिनेशन पावर इससे डेवलप कर पाते हैं। इसी सबको ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चलिए, यानी कि हमारा मेन मोटो क्या है कि बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट बताना है, अगर भाषा भी सिखाना है तो भाषा के जितने भी ग्रामर के रूल हैं, जैसे कि नाउन प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया और कर्ता हो गया, ये सभी चीज़ें हमको बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखानी है। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि नैतिक उपदेशाय कथनाम प्रयोगः, यानी कि नैतिकता का बच्चों को ज्ञान कराने के लिए। तो आज हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और बच्चों को नैतिक शिक्षा के नाम से अलग एक बच्चों को सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है, प्रत्येक कक्षा में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर नैतिक उपदेश देना यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, क्योंकि देखिए बच्चे, आज हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें 3 लैंग्वेज को एक तरीके से बढ़ावा देने की बात की जा रही है। अगर सीनियर सेकेंडरी तक मैं जाऊं तो एक तो मदर टंग बच्चे पढ़ते ही हैं, उसके बाद से आंग्ल भाषा जिसे आप अंग्रेजी के नाम से जानते हैं वो पढ़ाया जाता है, और सीनियर सेकेंडरी यानी 11वीं 12वीं में बच्चों को एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा भविष्य में जाकर के। यानी कि अगर बच्चे को नैतिकता ही सिखानी होती तो ये प्रत्येक भाषा की कक्षा में यानी 3 बार थोड़ी पढ़ाया जाता, किसी एक ही कक्षा में तो इंपॉर्टेंट है। अब बार बार बच्चे को नैतिकता थोड़ी पढ़ाई जाएगी, मतलब 3 भाषा बच्चे को बताया जा रहा है तो एक ही चीज़ बार बार थोड़ी रिपीट करेंगे आप, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की कक्षा में, ये नहीं बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर एक भाषा की कक्षा में, सभी भाषाओं की कक्षा में ये कॉमन था, यानी कि नैतिकता बार बार रिपीट थोड़ी होगी, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि कामपि संरचनाम शिक्षयुतम कथनाम प्रयोगः, यानी कि ये कहा जा रहा है
कि कुछ स्ट्रक्चर यानी कि संरचना कहानी के माध्यम से पढ़ाने के संदर्भ में। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि संरचना स्ट्रक्चर को पढ़ाने के संदर्भ में, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये संकुचित है। क्यों संकुचित है आगे आपको पता चलेगा। चलिए चौथा दिया गया है विचार रूपे कथा श्रवणम, यानी कि एक तरीके से कॉन्सेप्ट जो है उसको टीचिंग स्टोरी के माध्यम से यानी टेलिंग स्टोरी के माध्यम से बच्चों को कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। तो ये भी थोड़ा सा निगेटिव है। निगेटिव इसलिए क्योंकि ये संकुचित था। अब संकुचित क्यों है अगला मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, प्रविधि यानी कि स्ट्रेटेजी रूपे कथा श्रवणम, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो कथन है वो एक स्ट्रेटेजी के तौर पर करना चाहिए भाषा की कक्षा में। अब ये कैसे, देखिए अगर मान लीजिए बच्चे को संज्ञा पढ़ाना है तो आप कर्ता से संबंधित इस प्रकार से कहानी को पिरोएंगे ताकि बच्चे कर्ता को समझ पाएं। इसी प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच जितने भी है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सभी चीज़ें बच्चों को बताने के लिए उसी प्रकार से कहानी की संरचना की जाएगी। और मान लीजिए बच्चे को टेंस बताना है तो टेंस 3 प्रकार से होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। और कहानी अगर भूतकाल के बारे में बताना है तो हम भूतकाल से जोड़ करके कहानी को बताएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए अगर हम लोग स्ट्रेटेजी बना करके बताएं कि भाषा के जितने भी ग्रामर हैं उसको कहानी के माध्यम से किस प्रकार से स्ट्रेटेजी करके हम लोग बता सकते हैं, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और जो बाकी के दूसरा और चौथे विकल्प को मैंने स्टार लगाया था उसको देख लीजिए, कहा जा रहा है कि संरचना सिखाने के लिए। तो अब ये संरचना सिखाना है, मतलब स्ट्रक्चर सिखाना है, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर सिखाना है। जैसे कि पहले अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो कर्ता आएगा, उसके बाद से क्रिया आएगा और अंत में कर्म आएगा। इसी प्रकार से इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट आता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर सिखाने के लिए हम लोग स्ट्रेटेजी के अंतर्गत बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखा सकते हैं, यानी कि ये वाला विकल्प पहले से ऑप्शन 3 में इंक्लूडेड है, इस वजह से ये संकुचित था। अब चूंकि ये तीसरे में पहले से इंक्लूडेड है इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा और तीसरा हमारा अप्रोप्रिएट होगा। चौथा देखिए, कहा जा रहा था कि विचार रूपे कथा श्रवणम, यानी कि कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। अब मान लीजिए नाउन प्रोनाउन का भी एक कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को कहानी के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है, यानी कि ये विचार रूपे यानी कॉन्सेप्ट वाला भी हमारा थोड़ा संकुचित हो गया, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर ब्रॉड सेंस में देखें तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, प्रविधि यानी कि स्ट्रेटेजी रूपे कथा श्रवणम, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक बच्चे को बताना है भाषा में, चाहे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कुछ भी बताना हो, तो बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखाया जाएगा। क्योंकि बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं और वो कहानी में इंटरेस्ट लेते हैं, और जब भी बच्चे किसी भी चीज़ में रुचि लेते हैं तो उसमें उनका इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा और उसके माध्यम से बच्चे अधिगम करने के लिए तैयार होते हैं और वो अर्थपूर्ण अधिगम होगा। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चतुर्थ कक्षायाः अध्यापिका छात्रेभ्यः बहूनि वाक्यानि अयच्छत् येषु, यानी कि 4th क्लास की एक शिक्षिका है जो कि बच्चों को बहुत सारे सेंटेंस देती है जिसमें कुछ शब्द हैं जैसे कि टू, इनटू, इन, इनटू, विथ, फॉर इत्यते शब्दा प्रयुक्ता आसन, यानी कि उन सभी वाक्यों में इस प्रकार के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। आगे पढ़िए, छात्राः एतान् शब्दान् निरीक्षवन्तः, यानी कि छात्रों को कहा जाता है कि इन सभी इन सभी शब्दों को नोटिस करिए, यानी कि इन सभी शब्दों पर विचार करिए। आगे पढ़िए, अध्यापिका एतान् शब्दान् स्थिति सूचकान अकथत, उसके बाद से टीचर इन सभी शब्दों को पोजीशन वर्ड यानी कि स्थिति सूचक शब्द के बारे में कहती है। आगे पढ़िए, पश्चात सा तेभ्यः कानिचिद अन्यानि वाक्यानि अयच्छत् येषु एतान् शब्दान् प्रयुक्तुम् अकथयत्, यानी कि उसके बाद से जो शिक्षिका है वो कुछ और सेंटेंसेज बच्चों को देती है जिसमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि अन्ते सा अकथयत यत एता शब्दा पूर्व सर्गाः, यानी कि उसके बाद से अंत में शिक्षिका बच्चों को बताती है कि ये सभी पूर्व सर्ग हैं जिसे अंग्रेजी में हम लोग प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी अंत में शिक्षिका बच्चों को बताती है कि ये सभी प्रीपोजिशन है। ऐसा पद्धति का कथ्यते, यानी कि यह पद्धति क्या कही जाएगी। तो ये क्या कही जाएगी, देखिए बच्चों को पहले नहीं बताया गया कि ये प्रीपोजिशन है, बच्चों को पहले टू बताया गया, इन बताया गया, इनटू बताया गया, विथ बताया गया, फॉर बताया गया, मतलब वाक्यों के माध्यम से इन सभी शब्दों पर नोटिस करने के लिए बोला गया। तो बच्चों में एक उत्सुकता जागेगी कि आखिर
आखिर ये सभी चीज़ें हैं क्या और किसके बारे में टीचर हमें बताने की कोशिश कर रहा है। तो उत्सुकता की वजह से बच्चे जो होते हैं वो कॉन्शस हो जाते हैं, यानी कि चेतना उनमें आ जाती है, बच्चे ध्यानपूर्वक देखने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को कॉन्शस करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चे अगर कक्षा में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे तो उनको इस विधि के माध्यम से, इस शिक्षण विधि के माध्यम से एक्टिव किया जा सकता है, ताकि बच्चे कक्षा में रुचि लेने लगे और उनका जो अधिगम है वो अर्थपूर्ण किया जा सके। यानी कि सभी विकल्पों में देखिए एक ही में केवल कॉन्शस की बात की गई थी, कॉन्शियसनेस रेजिंग है ये, यानी कि चेतना जागृति है। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यालयी शिक्षायाम नीति रूपे बहुभाषीयता इत्यस्य को अर्थ, यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए पॉलिसी, यानी कि बहुभाषिकता इसका अर्थ क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि देखिए एक विद्यालय में अलग अलग राज्यों से आए हुए बालक हो सकते हैं जिसकी मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। जैसे पंजाब से कोई आया होगा तो पंजाबी होगी, उत्तर प्रदेश का कोई होगा तो हिंदी हो सकती है, इसी प्रकार से उड़ीसा का कोई होगा तो उड़िया हो सकती है, और साउथ का कोई होगा तो तेलुगु, तमिल, मलयालम में से कोई भी एक भाषा हो सकती है। यानी कि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि जो टीचर है वो सबको उनकी मातृभाषा में सिखा पाए, क्योंकि एज ए टीचर उनके लिए भी लिमिटेशंस होंगी कि आखिर शिक्षक कितनी भाषाओं को सीखेगा। इस वजह से बहुभाषिकता का कॉन्सेप्ट लाया गया एनसीएफ 2005 के द्वारा। उनके द्वारा ये कहा गया कि बहुभाषिकता का मतलब ये होगा कि प्रत्येक बच्चे अपने आप को कक्षा में एक्सप्रेस करने के लिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि एज ए टीचर आप बच्चे को उनकी मातृभाषा का यूज करने से नहीं रोक सकते, कोई भी मातृभाषा बच्चा यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरू करके विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है और अन्य बच्चों की जो मातृभाषा है उसको धीरे धीरे सीखेंगे, या फिर आंग्ल भाषा जिसे हम लोग अंग्रेजी भाषा कहते हैं उसके बारे में आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो ये होता है बहुभाषिकता, यानी अपनी मातृभाषा में सभी बच्चों को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए और धीरे धीरे बच्चे अन्य भाषाओं को सीखेंगे। इसी को ध्यान में रखकर के हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, प्राथमिक स्तरे मातृभाषा शिक्षण माध्यम भवति, उच्च प्राथमिक स्तरे आंग्ल भाषा शिक्षण माध्यम भवति। यानी कि ये कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मातृभाषा में शिक्षण किया जाए और उच्च प्राथमिक स्तर पर आंग्ल भाषा में शिक्षण किया जाए। तो अपर प्राइमरी में क्या अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई जाती है? नहीं पढ़ाई जाती। आप प्रैक्टिकल लाइफ से देख सकते हैं। तो ये कहा जा रहा था कि उच्च प्राथमिक में आंग्ल भाषा, जिसे हम लोग अंग्रेजी भाषा के नाम से जानते हैं, वो शिक्षण का माध्यम होता है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि अपर प्राइमरी में भी बच्चों को हिंदी में ही पढ़ाया जाता है, मातृभाषा में ही पढ़ाई जा रही है, ठीक है, या फिर राज्य की जो औपचारिक भाषा है उसमें पढ़ाई जा रही है। ऐसा थोड़ी है कि बच्चे को अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा। तीसरा देखिए, सर्वे बालकाः आधार अवस्थाम आंग्ल भाषाम राजभाषाम हिंदी भाषाम च शिक्षन्ति। यानी कि ये कहा जा रहा है कि सर्वे मतलब कि सभी बच्चे इंग्लिश और राज्य की भाषा हिंदी और फाउंडेशनल स्टेज पर सीखेंगे। तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है? देखिए यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि राज्य भाषा, अगर हम लोग अपने स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, बिहार में भी हिंदी बोली जाती है, मध्य प्रदेश और ये सभी में हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या फिर एनसीएफ 2005 ये कहता है कि प्रत्येक बच्चे का जो मदर टंग होगा वो कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी थोड़ी है कि बच्चे को हिंदी सिखाना है। अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ पर हिंदी कहाँ पढ़ाया जा रहा है? वहाँ पर तेलुगु, तमिल, मलयालम में से कोई एक लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा होगा और आंग्ल भाषा पढ़ाई जा रही होगी। तो हिंदी भाषा का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि ये जो पेपर है ये सबके लिए कॉमन है और सभी बच्चों को ध्यान में रख करके उत्तर देना है। हो सकता है कि आपकी जो एक तरीके से मदर टंग हिंदी है तो हिंदी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसकी मदर टंग उड़िया है तो वो हिंदी क्यों पढ़ेगा? वो तो उड़िया में पढ़ेगा ना। तो हिंदी भाषा यहाँ पर दिया गया था, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि सर्वे बालकाः राज्य भाषा माध्यमे आंग्ल भाषा हिंदी भाषाम च शिक्षन्ति। यानी कि ये कहा जा रहा है कि सभी बच्चे जो हैं वो स्टेट की जो भाषा है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि स्कूल की औपचारिक भाषा और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश भाषा सीखने की बात की जा रही है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। कैसे? देखिए यहाँ पर हम लोग प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर राज्य की भाषा माध्यम इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा एक तरीके से राज्य की भाषा बोली जाती है, लेकिन अगर आप गांव देहात में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के जैसे बहुत दूर दराज के इलाकों में जाएंगे, तो वहाँ के बच्चे मान लीजिए हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं, तो उनका जो मातृभाषा है वो भोजपुरी भी अगर बोल रहे हैं तो उनको भोजपुरी में बोलने दीजिए। एज ए टीचर आपको ये इंस्ट्रक्शन होता है कि आप बच्चे को भोजपुरी में अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि राज्य की भाषा बच्चे बोलें। तो ये राज्य की भाषा की बात कर रहा था और हिंदी और अंग्रेजी को सीखने के लिए बोल रहा था, तो ये विकल्प हमारा निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन
नंबर 1 देखिए, सर्वे बालकाः मातृभाषायां गृह भाषायां विद्यालय अध्ययनम प्रारंभन्ते, यानी कि प्रत्येक बच्चा अपनी मातृभाषा, अपने घर की भाषा से विद्यालय में प्रारंभ करेगा। यदा ते प्रगति कुर्वन्ति, और जैसे जैसे वे प्रोग्रेस करेगा, प्रगति करेगा, तदा अन्यासाम भाषाणाम वृद्धि कुर्वन्ति, जैसे जैसे वो सीखता जाएगा, वृद्धि करता जाएगा, वैसे वैसे अन्य भाषाओं उनसे जुड़ती जाएंगी। यानी कि सबसे पहले बच्चे मातृभाषा सीखें, जो सीख कर क्या है उसके माध्यम से अपने विद्यालय का प्रारंभ किया, उसके बाद से विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है धीरे धीरे बच्चे उससे सीखेंगे और अन्य भाषा आंग्ल भाषा की तरफ बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव, और यही हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रारंभिकेषु वर्षेषु छात्राणाम त्रुटियः, यानी कि प्रारंभिक वर्षों में छात्रों के द्वारा की जा रही त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा सही है। चलिए हम लोग पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला विकल्प दिया गया है तत्काल मेव संशोधित्वा, यानी कि जैसे बच्चे गलती किए तुरंत उसको संशोधित करने की बात कर रहा है, तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? देखिए, बच्चे अगर किसी चीज़ को लेकर के गलती कर रहे हैं, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के गलती कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में ही ना आया हो। जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने 2 + 3 जोड़ना सीखा तो वो 5 उत्तर दिया, लेकिन तब क्या हो जब बच्चे को 12 + 19 जोड़ने के लिए बोला जाए तो उसने ऐसे कर दिया 2 9 11 और 1 1 2, तो बच्चे ने अभी हासिल वाला जोड़ नहीं सीखा है, इस वजह से वो इस प्रकार की त्रुटि कर रहा है। और हमसे क्या कहा गया कि तत्काल उनके त्रुटि को संशोधित कर दिया जाए, तो तत्काल आप उसकी कॉपी में भले ही इसको यहाँ पर 1 काट करके हासिल लेकर के यहाँ पर 1 जोड़ करके ऐसे कर देंगे, लेकिन बच्चे का कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि आपने उसको बताया नहीं कि ये गलती क्यों थी। और बिना कॉन्सेप्ट को पढ़ाए बच्चे को अगर कॉपी में केवल त्रुटि को तत्काल संशोधित कर दिया जाएगा तो बच्चे इससे सीख नहीं पाएंगे और भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराने की संभावना बनी रहेगी। इस वजह से ये वाला विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा, निगेटिव होने की वजह से। दूसरा कहा जा रहा है कि कदापि ना संशोधित्वा, यानी कि ये कहा जा रहा है कि कभी भी संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या ये प्रैक्टिकल है कि बच्चे जो गलती कर रहे हैं उसको इग्नोर कर दिया जाए और कभी भी संशोधन ना किया जाए? तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, सश्रम अभ्यासेन संशोधित्वा कहा जा रहा है। सश्रम का मतलब क्या हो गया कि यानी कि एक तरीके से ड्रिल के माध्यम से, कि बहुत लगातार बच्चे केवल परिश्रम करते जाते हैं और अभ्यास के माध्यम से संशोधित करने की बात की जा रही है। यानी कि बच्चों पर गलतियां जो हैं उसको थोप दी गई हैं और वो उसे ज़बरदस्ती मेहनत कराने की बात कर रहा है। तो ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है, क्योंकि ड्रिल और इस प्रकार से इम्पोजिशन जैसे शब्द जो होते हैं वो निगेटिव सेंस में माने जाते हैं, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अभ्यासेन ध्यानगता कर्तव्या, यानी कि बच्चों को अभ्यास के माध्यम से सबसे पहले उसको गलतियों पर ध्यान आकर्षित करना होगा कि आपने जो एक तरीके से 12 में 19 जोड़ा था वो यहाँ पर 11 ना हो करके यहाँ पर देखिए बच्चे को पहले ये सिखाना है कि ये देखिए ये यहाँ पर हम लोग इकाई वाले अंकों को जोड़ रहे हैं और आपने यहाँ पर दहाई वाले अंकों को भी ले लिया है। हमें केवल इकाई वाला अंक लेना था, ये इकाई होता है और ये दहाई होता है। चूंकि हमने केवल इकाई वाले अंकों को अभी जोड़ा है तो इकाई वाला ही अंक लेंगे और जो दहाई वाला 1 है वो हासिल के तौर पर यहाँ पर आकर के जुड़ेगा दहाई वाले अंक में। अब जब बच्चे को इस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब बच्चे को अपनी गलती का एहसास होगा कि हाँ मैंने ये गलती की थी। अब बच्चे को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि हासिल वाले जोड़ को किस प्रकार से करते हैं। तो भविष्य में अगर हासिल वाला जोड़ उसके सामने आएगा तो अब उसके लिए ये नया चीज नहीं है और वो इस प्रकार के प्रश्नों को समझ चुका है और अब इस प्रकार की गलतियों को दोहराने की संभावना 0 हो जाएगी, यानी अब ये गलती बार बार बच्चा नहीं दोहराएगा। तो ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंचमी कक्षायाः काचिद् अध्यापिकाः समूहेषु स्वछात्रान् विमर्शयुतं कथयति यत् तेषां रुचि का अस्ति का च अरुचि अस्ति। यानी कि पंचमी कक्षा यानी 5वीं कक्षा का एक शिक्षक है जो कि बच्चों को ग्रुप में बांट देते हैं और उनसे डिस्कस करने के लिए कहते हैं कि वो क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। विमर्श अंतरम सा तान स्वविचारान कतिपयेषु वाक्येषु लिखितुम निर्दिशति। यानी कि ये कहा जा रहा है उसके बाद से जो शिक्षक हैं उनको निर्देश देते हैं कि डिस्कस करने के बाद से जो आइडिया है उसको नोट डाउन करिए और कुछ सेंटेंसेज कुछ वाक्य इसके बारे में लिखिए। आगे पढ़िए। छात्राः स्वविचाराणाम् अखिलन अलिखन तदनु एकस्याः रूपरेखायाः निर्माण कृतवन्तः एकम परिच्छेदम च लिखवन्तः। यानी उसके बाद जो छात्र हैं वो जो आइडिया है उसको नोट डाउन करते हैं
और एक खाका तैयार करते हैं, आउटलाइन तैयार करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं और उसके बाद से पैराग्राफ को लिखते हैं। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि लेखन संदर्भे इमाम पद्धति त्वम किम कथयसि, यानी कि इस अप्रोच को क्या कहा जाएगा। ठीक है, लेखन पद्धति के इस अप्रोच को क्या कहा जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। बच्चे सबसे पहले आपस में डिस्कस कर रहे थे। देखिए यहाँ पर बच्चे पहले ग्रुप में आपस में डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद से वहाँ से कुछ विचार उनके मन में आया, उसको उन्होंने नोट डाउन किया। ठीक है, कुछ विचार आइडिया उनके मन में आया, उसको नोट डाउन किया, उसके बाद से एक रूपरेखा तैयार की जिसे हम लोग ड्राफ्ट बोलते हैं। उसके बाद से कुछ वाक्य लिखे और एक पैराग्राफ लिख दिया। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके तहत हम लोग चीज़ों को लिखते हैं, या फिर लेखन पद्धति का एक प्रोसेस है। यानी कि देखिए सबसे पहले क्या होता है, किसी भी अनुच्छेद को लिखने से पहले हम लोग एक मोटा मोटी आउटलाइन तैयार करते हैं जिसे हम लोग ड्राफ्टिंग कहते हैं। यानी कि हमें किस टॉपिक पर लिखना है, क्या लिखना है, इसका एक मोटा मोटी खाका तैयार करना। उसके बाद से हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं कि कहीं इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है, फिर से एनालाइज करते हैं, और अगर करेक्शन करने की आवश्यकता है तो उसमें करेक्शन करते हैं और फिर से रीड्राफ्टिंग करते हैं, यानी फाइनल एक तरीके से आउटलाइन ड्राफ्ट तैयार करते हैं जिसमें किस हेडिंग के अंतर्गत कौन सा कंटेंट लिखा जाएगा, किस हेडिंग के अंतर्गत कौन सा सब हेडिंग लिखा जाएगा, ये फाइनल हम लोग आउटलाइन तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस अप्रोच होता है। दिए गए विकल्प में देखिए केवल ऑप्शन नंबर 2 में प्रोसेस अप्रोच की बात की गई है, लेखन संदर्भे प्रक्रिया पद्धति ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, काचिद अध्यापिका छात्राणाम शिक्षणस्य निष्पादनस्य च भिन्न भिन्न वसरेषु कानिचित् प्रकरणानि एकत्रितानि करोति। यानी कि एक अध्यापिका जो है वो छात्रों के द्वारा जो निष्पादन है, यानी जो आउटपुट है और जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं, देखिए भिन्न भिन्न गतिविधियां जो की जा रही हैं, उन सभी प्रकरण का, उन सभी गतिविधियों को एकत्रित करती है। ठीक है, जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उन सबको एकत्रित करती है। सातानि मूल्यांकन अभिलेख लेखे लेखुतुम अंगीकितानि करोति। यानी उसके बाद से वो जो शिक्षिका है वो सभी को मूल्यांकन करके उसका जो मूल्यांकन अभिलेख है उसमें उसको लिखती है। ठीक है, सभी के शैक्षणिक प्रगति को। आगे पढ़िए, ऐसा मूल्यांकन प्रक्रिया का कथ्यते, यानी कि यह मूल्यांकन प्रक्रिया क्या कहलाई जाएगी। तो देखिए शैक्षणिक प्रगति से जुड़ा हुआ जो भी हम लोग अभिलेख तैयार करते हैं उसे हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं, यानी कि पत्राधान मूल्यांकनम पोर्टफोलियो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए एनेक्डोटल होता है और एक पोर्टफोलियो होता है, दोनों में माइनर सा डिफरेंस है और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। देखिए अगर शैक्षणिक प्रगति से, यानी बच्चे जो कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं उसमें कोई अगर लेख तैयार किया जा रहा है, एक तरीके से मूल्यांकन अभिलेख तैयार किया जाता है, वो पोर्टफोलियो होता है। और बच्चों के व्यवहार से जुड़ा अगर कोई लेख तैयार किया जाता है, कोई मूल्यांकन अभिलेख तैयार किया जाता है व्यवहार से जुड़ा, तो वो हमेशा एनेक्डोटल होता है। यानी एनेक्डोटल जो है वो बच्चों के व्यवहार से जुड़ा है और पोर्टफोलियो जो है वो बच्चों के शैक्षणिक प्रगति से जुड़ा हुआ है, जो बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रकरण या फिर गतिविधि की जा रही है, शैक्षणिक गतिविधि, वो पोर्टफोलियो में मेंशन किया जाता है। बाकी के विकल्पों पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दूसरा विकल्प दिया गया है समेटिव मूल्यांकन, यानी कि समेकितम मूल्यांकन। तो समेटिव जो होता है उसे हम लोग योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं और वो फाइनल परीक्षा होता है। ये कोई फाइनल परीक्षा नहीं है, जो सत्र के बीच में बच्चों के द्वारा गतिविधियां की गई हैं, शैक्षणिक गतिविधियां, उसका एक तरीके से अभिलेख तैयार करने की बात की जा रही है। फाइनल परीक्षा नहीं था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा, योगात्मक नहीं है। तीसरा देखिए कहा जा रहा है कि समग्र मूल्यांकनस्य, यानी कि समग्र मूल्यांकनम, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि एक तरीके से टोटल के फॉर्म में कहा जा रहा है। तो टोटल के फॉर्म में जो मूल्यांकन होता है वो वार्षिक परीक्षा में होता है, ये बीच गतिविधि में नहीं होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक चौथा देखिए अनौपचारिक मूल्यांकनम। अनौपचारिक तब होता जब बच्चे अनौपचारिक तरीके से कोई गतिविधि कर रहे होते और उसको एक तरीके से अवलोकन करके उसको एक तरीके से अभिलेख तैयार किया जाता है। ये अनौपचारिक नहीं है, बल्कि औपचारिक तरीके से बच्चों को कोई गतिविधि दी गई है, कोई प्रकरण दिया गया है और उस प्रकरण में किस प्रकार से बच्चे परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये औपचारिक है, ना कि अनौपचारिक। इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प केवल पॉजिटिव है, विकल्प नंबर 2 पोर्टफोलियो इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दोस्तों संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप संस्कृत के साथ साथ अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के साथ सभी सब्जेक्ट्स सीटेट दिसंबर 2021 में पूछे गए प्राइमरी और अपर प्राइमरी के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।